राधे राधे। आप सभी का आपके अपने परिवार फिजिक्स बाई राघव क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। कल हमने लेव-स्टेंट वाला एक चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया था और उस सॉल्यूशन चैप्टर में हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लिए थे। ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर बिलियन जो है वो हमने 3 प्रकार के पढ़ लिए थे। आज हम बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने वाली इकाइयों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने वाली इकाइयाँ। ठीक है, बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने वाली इकाइयाँ ये यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन। तो आपके कंसंट्रेशन यूनिट्स कौन कौन सी आती हैं, सांद्रता को व्यक्त करने वाली इकाइयाँ कौन कौन सी आती है? तो बहुत सारी इकाइयाँ हैं। जैसे आप देखते हो इसके अंदर एक आती है भार भार प्रतिशत, वेट वेट परसेंटेज। एक आती है वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन आयतन प्रतिशत। और एक आती है आपके पास भार आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत। तीन तो ये आती हैं। इसके अलावा आप इन्हीं में एक दो और पढ़ते हो, जैसे इसी के अंदर दो पार्ट आते हैं। इसी के अंदर आप पढ़ते हो मोलरिटी, मोलरिटी। एक पढ़ते हो आप नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता, मोलरता। हिंदी में बोले इसे मोलरता, इसे बोलते हैं आपके नॉर्मलता। ठीक है, एक आपके पास आती है बार बार प्रतिशत में, आपके पास जो आती है वो आती है मोललिटी या मोललता। मोललिटी, इसे स्मॉल एम से दिखाते हैं, इसे कैपिटल एम से दिखाते हैं, इसे कैपिटल एन से दिखाते हैं, और फॉर्मेलिटी भी होती है। ठीक है, बेसिक तो यही होती है। अब आपके पास एक एक यूनिट की हम बात करें तो भार भार प्रतिशत की सबसे पहले बात करते हैं अपन। भार भार प्रतिशत की, भार भार प्रतिशत। देखो इसमें हम एक लेते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों से मिलकर क्या बनेगा आपके पास सॉल्यूशन। ठीक है, हम मान लें यहाँ पे जो सॉल्यूट का वेट है वो WA है, सॉल्वेंट का वेट WB है, तो सॉल्यूशन का वेट क्या होगा WA प्लस WB। अब हम यहाँ पे निकालें वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय का भार प्रतिशत, विलेय का भार प्रतिशत। तो कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे विलेय का भार बटे बिलियन का भार गुणा कर देंगे हम 100, तो ये विलेय का भार प्रतिशत आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमें विलायक का भार प्रतिशत निकालना है, वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो वो क्या निकलेगा? विलायक का भार बटे बिलियन का भार गुणा 100। तो ये सिंपल है आपके। तो इस तरीके से वेट वेट परसेंटेज निकल जाएगा। अब वेट वेट परसेंटेज के बाद यदि हमें निकालना है वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज, यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज, या आयतन आयतन प्रतिशत हम निकालें, तो आयतन आयतन प्रतिशत में कोई ज़्यादा डिफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है, सेम ही होगा। बस वेट की जगह हम वॉल्यूम ले लेंगे, वेट की जगह हम वॉल्यूम ले लें, तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा और वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। जैसे हम निकालें वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो सीधा सा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, ऐसे ही निकालें वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, यानी विलायक का आयतन प्रतिशत, तो विलायक का आयतन बटे बिलियन का आयतन गुणा कर देंगे 100, ये हमारे पास आ जाएगा।
तो वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। ये हो गया वेट वेट परसेंटेज। एक होता है वेट वॉल्यूम परसेंटेज। वेट वॉल्यूम परसेंटेज में हम क्या करते हैं, वेट वॉल्यूम परसेंटेज को जब हम निकालें हैं तो यहाँ पर हम लेते हैं वेट वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूशन का, वेट वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, वेट वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन में क्या लेते हैं हम, वेट ऑफ सॉल्यूट लेते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट यानी बिले का भार अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू क्या कर देते हैं 100, तो ये आ जाता है हमारे पास वेट वॉल्यूम परसेंटेज। तो आपके पास कुछ छोटी छोटी ये आपके यूनिट्स हो गई, वेट वेट परसेंटेज, वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज, वेट वॉल्यूम परसेंटेज। इनसे आपके छोटे छोटे आपके न्यूमेरिकल पूछे भी जाते हैं और कई न्यूमेरिकल इनसे सॉल्व भी होते हैं। अब जो मेन कंसंट्रेशन यूनिट्स जो है आपकी, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट आपकी जो यूनिट्स हैं वो तीन हैं। एक है मोलरिटी, एक है मोलेलिटी और एक है आपके पास नॉर्मलिटी। मोलरता, नॉर्मलता और मोललता। ठीक है। जैसे हम सबसे पहले कंसंट्रेशन यूनिट्स की बात करें तो सबसे पहले हम ले रहे हैं मोलरिटी। मोलरिटी को हम दिखाते हैं कैपिटल एम से। ठीक है, हिंदी में हम बोलते हैं मोलरता। ठीक है, तो मोलरता होती क्या है, सबसे पहली बात तो मोलरता जो होती है वो आपके सीधी सी डेफिनेशन होती है 1 लीटर या 1000 ml, 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में उपस्थित, बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, मोलरता कहलाती है। 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज या इज कॉल्ड मोलरिटी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो मोलरिटी बराबर क्या होगी या मोलरता बराबर क्या होगी, मोलरता बराबर क्या होगा, तो विलेय के मोल, विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे बिलियन का, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। विलेय के मोल यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंग्लिश में लिख सकते हो और यहाँ लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम दिखा देते हैं मान लो Na से, और वॉल्यूम को दिखा देते हैं सॉल्यूशन को B से, और इसको हम ले रहे हैं लीटर में। ठीक है, लीटर में ले रहे हैं, तो M इजिकल टू क्या आएगा, यानी मोलरिटी इजिकल टू क्या आएगा, मोलरिटी इजिकल टू क्या आएगा Na/B। ठीक है, अब Na जो है वो विलेय के मोल है, और विलेय के मोल हो या किसी भी कंपोनेंट के मोल हो, घटक के मोल हो, तो कैसे निकालते हैं, उस कंपोनेंट का भार बटे उस कंपोनेंट का क्या आएगा, अणुभार। ठीक है, 11th क्लास में ही हम पढ़ के आते हैं ये चीज, किसी भी पदार्थ के हमें मोल निकालने हैं तो उस पदार्थ का भार बटे उसका क्या आता है, अणुभार। तो Na की जगह हम रख दें, Na की जगह हम रख दें फॉर्मूले में WA/MA इंटू बी को लीटर से ml में चेंज कर दें तो आपके पास ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने का, 1000 का। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा किसका, मोलरिटी का। ये भी फॉर्मूला मोलरिटी का अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो और वेट हो तो आपके पास नीचे वाला फॉर्मूला काम में लेंगे।
अब मोलरिटी में क्या क्या चीजें आ गई आपके पास, Na आ गया, B आ गया, आपके पास WA Ma है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो क्योंकि न्यूमेरिकल में यही चीजें काम आएंगी। यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ आएगा आपके वेट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ आएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या, विलयन का आयतन, विलेय का भार और विलेय का अणुभार, यानी ये चार चीजें आएंगी। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले यूनिट ऑफ मोलरिटी, यूनिट ऑफ मोलरिटी, मोलरता का मात्रक, तो मोलरता का मात्रक क्या होगा, Na/B फॉर्मूला होता है। Na क्या है, मोल, और आपके B क्या है, आयतन, यानी किस में लेंगे, लीटर में। तो मोलरिटी की यूनिट होगी मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर या लीटर इनवर्स, या इसकी जगह हम केवल यहाँ पे कैपिटल M भी लिख देते हैं। ये मोलरिटी की आपके पास यूनिट होगी। तो ये पूरा आपके पास क्या हो गया, मोलरिटी हो गई। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। मोलरता बराबर क्या होंगे, विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन। मोल को चेंज करेंगे तो वही विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार लेंगे और इस फॉर्मूले को बना लेंगे, और ये आपके मोलरिटी का फॉर्मूला हो गया जो न्यूमेरिकल में काम में आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला किस में काम में आएगा, आपके न्यूमेरिकल में, दोनों ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। ये मोलरिटी हो गई। अब दूसरी जो कंसंट्रेशन टर्म्स आती है वो आती है आपके पास नॉर्मलिटी। सेकंड जो आती है वो कौन सी आती है, नॉर्मलिटी। इसे हम कैपिटल N से दिखाते हैं, हिंदी में बोलते हैं नॉर्मलता। ठीक है, नॉर्मलता या नॉर्मलिटी क्या होती है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में, या 1000 ml, वही लिख सकते हैं, बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी जो होगी, नॉर्मलिटी का जो फॉर्मूला होगा इसे कैपिटल N से दिखाएंगे। क्या होगा यहाँ पे, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, अंग्रेजी में लिखें तो आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वही इन लीटर में लेंगे। ठीक है, तो नॉर्मलता अगर हमें निकालनी है, अब इसके अंदर हमें विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालनी आनी चाहिए। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, ये किसके इक्वल होता है? आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय का भार, विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार। ठीक है, भार बटे क्या आएगा? तुल्यांकी भार। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट यानी ई से दिखाते हैं अपन, तो डब्ल्यू अपॉन ई होता है, ध्यान रखना है। यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू क्या होगी? डब्ल्यू अपॉन बी। इसे हम बी से दिखा रहे हैं और वही लीटर में रखेंगे, तो ये फॉर्मूला इसका बन के आएगा। अब हमारे पास नॉर्मलिटी बराबर क्या होगा? तो नॉर्मलिटी बराबर हम डायरेक्ट रखें तो यहाँ रख सकते हैं डब्ल्यू अपॉन ई इंटू बी, और बी को किस में ले रहे थे हम? लीटर में, तो लीटर की जगह हम इसको लीटर में रखते हैं जब तो कोई दिक्कत नहीं है। लीटर की जगह एमएल में बदलें तो आपके यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने का? 1000 का। ये हो गया फॉर्मूला। अब आपको तुल्यांकी भार निकालना है ई, तो इसका भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसी भी आपके पदार्थ का तुल्यांकी भार निकालना पड़ेगा, नॉर्मलता निकालनी है, तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए ई को निकालना है आपको, इक्विवेलेंट वेट। तो उस पदार्थ का क्या लोगे आप? अणुभार, मोलर मास, अपॉन में क्या लेते हैं? एक यूनिट या बैलेंसी फैक्टर लिख देते हैं अपन, बैलेंसी फैक्टर, या एन लिख देते हैं, कई जगह एक्स लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। कुल मिला के आपको ध्यान रखना है क्या होता है? बैलेंसी फैक्टर होता है। अब ये बैलेंसी फैक्टर क्या होता है? बैलेंसी फैक्टर जो होगा, एसिड है तो वो कितने H प्लस आयन दे रहा है, बेस है तो कितने OH माइनस आयन दे रहा है, कितने आपके इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में आपके दिए जा रहे हैं या ग्रहण किए जा रहे हैं, कितने H प्लस आयन दिए जा रहे हैं, कितने लिए जा रहे हैं, कितने OH माइनस आयन दिए जा रहे हैं या लिए जा रहे हैं, वही आपके बैलेंसी फैक्टर होगा। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये नॉर्मलिटी हो गई। एक हो गई मोलरिटी, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या तो मोलरता कहलाती है, और 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, नॉर्मलता निकालने का फॉर्मूला होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन, और बिलियन का आयतन, विलेय के ग्राम तुल्यांक कैसे निकलते हैं? विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। भार को डब्ल्यू से और ई से, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे? डब्ल्यू अपॉन ई, डब्ल्यू अपॉन ई, और वॉल्यूम को हमने बी से दिखा दिया। अब लीटर में बदलेंगे तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और तुल्यांकी भार जो हम निकालते हैं ई की वैल्यू, जो ई की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है वो अणुभार बटे क्या होता है? एक्स मान लो, एन मान लो, कुल मिला के हम बोलते हैं बैलेंसी फैक्टर। बैलेंसी फैक्टर कैसे निकलता है? अम्ल कितने H प्लस आयन दे रहा है तो उसका वो बैलेंसी फैक्टर होगा, या कोई पदार्थ कितने H प्लस आयन ले रहा है, OH माइनस आयन दे रहा है, ले रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है, कितना ऑक्सीकरण हो रहा है, कितना अपचयन हो रहा है, ऑक्सीकारक क्षमता, अपचायक क्षमता, वो सब बैलेंसी फैक्टर में आती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास दूसरी कंसंट्रेशन टर्म्स हो गई नॉर्मलिटी, दूसरी कंसंट्रेशन टर्म्स हो गई आपके नॉर्मलिटी। अब देखो, नॉर्मलिटी और जो मोलरिटी होती है वो दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ध्यान रखें, मोलरिटी और नॉर्मलिटी यानी जिन भी कंसंट्रेशन यूनिट्स में वॉल्यूम का डिवाइड जाता है, ध्यान दें, जिनमें भी आपके वॉल्यूम का डिवाइड जाएगा, नीचे वॉल्यूम का डिवाइड जाता है, वो सारी की सारी यूनिट्स जो हैं, वो जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। टेम्परेचर पर क्या करेगी? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर, सुन लो, टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीज होती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगी? डिक्रीज होगी। जैसे मोलरिटी है, डिक्रीज होगी, नॉर्मलिटी है, डिक्रीज होगी टेम्परेचर बढ़ाने पर। यानी टेम्परेचर से प्रभावित होती हैं, तापमान पर निर्भर करती हैं। ठीक है, जैसे आपको मैंने बता दिया नॉर्मलता और मोलरता। अब एक हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स आती है हमारे पास, वो आती है नेक्स्ट हमारे पास मोललता या मोललिटी।
मोले मोलैलिटी। मोलैलिटी की हम बात करें, इसे स्मॉल एम से दिखाते हैं हम। मोललता बोलते हैं हिंदी में। मोललता क्या होती है? तो मोललता जो होती है वो होती है 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक सॉल्वेंट, विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? आपके पास मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है, स्मॉल एम से दिखाते हैं। तो 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। ठीक है, 1 kg सॉल्वेंट या 1000 ग्राम सॉल्वेंट, ग्राम सॉल्वेंट क्या कहलाएगा आपके? मोलैलिटी, इज नोन एज मोलैलिटी। तो मोलैलिटी जो होगी, मोललता होगी जो, वो क्या होगी? सीधी सी बात है, यहाँ लेंगे हम विलेय के मोल, विलेय के मोल, और विलेय के मोल यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या लेंगे? विलायक का भार, वेट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का भार यानी WB। और ये WB हम किस में ले रहे हैं? केजी में। ठीक है, मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? सीधी सी बात है, Na अपॉन WB। और Na अपॉन WB, तो Na की वैल्यू हम वैसे के वैसे ही निकाल सकते हैं। Na बराबर क्या होगा? सीधी सी बात है, वही WA अपॉन Ma, WA अपॉन Ma आ जाएगा। तो रख दें हम यहाँ पे WA अपॉन Ma, इनटू में क्या रखेंगे? WA अपॉन Ma, इनटू क्या रखेंगे? WB, और इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो ऊपर कितने का मल्टीप्लाई होगा? 1000। तो ये हमारे पास मोलैलिटी का फॉर्मूला हो गया, मोलैलिटी का फॉर्मूला हो गया। एक आपके पास, एक हो गया आपके नॉर्मलिटी का, एक हो गया मोलैलिटी का। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इसके अंदर वही हो गया। WA क्या है? विलेय का भार। MA क्या है? विलेय का अणुभार। WB क्या है? विलायक का भार। अब आपके पास इसकी यूनिट निकाल दो आप, यूनिट निकालो। तो मोलैलिटी बराबर क्या होता है? Na अपॉन WB। Na क्या है? मोल, और WB क्या है? भार है। तो मोल पर केजी क्या होगा? मोल पर केजी, या मोल केजी इनवर्स, या मोल केजी इनवर्स की जगह स्मॉल m लिख देते हैं। ये मोलैलिटी की यूनिट हो गई। मोल पर केजी किसकी होगी? मोलैलिटी की। और मोल पर लीटर किसकी होगी? मोलैरिटी की। मोललता की इकाई जो है, मात्रक है, मोल पर केजी होगी। और मोलरता की जो इकाई होगी, मोल पर लीटर होगी। और नॉर्मलता की इकाई हमने बताई नहीं, तो नॉर्मलता की भी यूनिट याद रख लेना, वो दिमाग से निकल गई, उसको भी ध्यान रखना है आपको। नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है? वही विलेय के मोल बटे आपके, सॉरी, विलेय का ग्राम तुल्यांक, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। और यहाँ पे हमने नीचे क्या लिया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी किस में लेंगे? लीटर में। तो N इजिकल टू क्या आएगा? ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम तुल्यांक, और लीटर इनवर्स। और इसको हम शॉर्ट में क्या लिख देंगे? नॉर्मलिटी। शॉर्ट में क्या लिख देंगे? नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी का मात्रक क्या होगा? ग्राम तुल्यांक पर लीटर होगा। ग्राम तुल्यांक क्या होगा? पर लीटर। आपको सीधा सा पता है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता। तो आपके पास 3 कंसंट्रेशन यूनिट्स देखे हमने। अब एक बात और ध्यान रखना है, जो मोलैलिटी है, वो मोलैलिटी जो है, या मोललता जो है, मोललता जो है, स्मॉल m जो है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। नॉर्मलता और मोलरता जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं।
क्योंकि इसमें नीचे वॉल्यूम का डिवाइड नहीं जा रहा, वेट का डिवाइड जा रहा है, और वेट जो है वो टेम्परेचर से चेंज नहीं होता, वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर से चेंज होता है। तो ये हमारे पास तीन कंसंट्रेशन यूनिट्स हो गई, मोलरिटी, मोललिटी और नॉर्मलिटी। अब इनके न्यूमेरिकल्स भी हैं बहुत सारे, ठीक है, तो उनको अपन एक एक करके देखेंगे। पहले एक बार इसको देख लिया आपने, थोड़ा सा अपन ने जो पढ़ा है उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, पीडीएफ की फॉर्म में आपको जो मिलेगा वो देखते हैं अपन। देखो सबसे पहले आपको दे रखा है द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, या जिसे हम बोलते हैं मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज, कुछ भी कह दो, इसे आप वेट परसेंटेज भी कह सकते हो या मास परसेंटेज भी कह सकते हो, एक ही बात है। तो वैसे ही बता दिया, वैसे तो आपको मैंने मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, किसी भी कंपोनेंट का मास अपॉन टोटल मास इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब इसमें एक बात कह रखी है, उस बात को आपको ध्यान देना है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है, 5, उदाहरण के लिए बोला है कि 5% शर्करा का जल में विलयन, 5% शुगर सॉल्यूशन, 5% शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ वाटर, 5% शुगर सॉल्यूशन ऑफ वाटर, यानी जल का शर्करा में, शर्करा का जलीय विलयन, शर्करा का जलीय विलयन, 5% शर्करा का जलीय विलयन का मतलब होता है कि 5 ग्राम जो शर्करा है, शुगर है, वो कितने ग्राम में आपके घुली हुई है, यानी आपके पास 100 ग्राम विलयन बना रही है, यानी इसमें 95 ग्राम क्या है, जल है, ऐसे भी बोल सकते हैं। 5 ग्राम जो शर्करा है वो 95 ग्राम जल में घुली हुई है, और बिलियन का जो आयतन होगा, बिलियन का जो भार होगा, वो टोटल कितना होगा, 100 ग्राम। तो हम ये भी बोल सकते हैं 5 ग्राम शर्करा जो है वो 100 ग्राम बिलियन में घुली हुई है, या 5 ग्राम शर्करा जो है वो 95 ग्राम जल में घुली हुई है। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है 5% द्रव्यमान के अनुसार शर्करा का जल में विलयन से तात्पर्य है 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम शर्करा उपस्थित है। 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम शर्करा उपस्थित है, इसका मतलब क्या हो गया, 95 ग्राम आपके पास क्या उपस्थित है, जल है। ये भी ध्यान रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल में ये काम आएगा, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखो ऐसे ही नीचे आपके पास कौन सा दे रखा है, आयतन, आयतन प्रतिशत, इसको देखें हम, वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज वही निकालने का तरीका, किसी भी कंपोनेंट सॉल्यूट या सॉल्वेंट का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसके अंदर भी एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे आपके एथिल अल्कोहल का 25% का वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बिलियन से तात्पर्य क्या है। अब वही बात हो गया, 25% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल, यानी एथेनॉल का 25% का जलीय विलयन, 25% वेट बाई वेट एथेनॉल सॉल्यूशन, एथेनॉल एक्वस सॉल्यूशन, एथेनॉल एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जलीय विलयन। अब जलीय विलयन का मतलब क्या है, सीधी सी बात है, 25 ml जो एथेनॉल है वो 75 ml जल में विलय, 75 ml जल में विलय, और बिलियन का आयतन टोटल कितना हो गया, 100 ml, 100 ml हो गया, बिलियन का आयतन कितना हो गया टोटल, 100 ml। तो हम बोल सकते हैं 100 ml, ml की जगह सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, सेंटीमीटर क्यूब लिख दो या ml लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। 100 ml बिलियन में 25 ml एथिल अल्कोहल तथा 75 ml जल होता है। तो ये इसका मीनिंग हो गया, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है उसको देखें हम, एक आता है द्रव्यमान, वही आपके वेट परसेंटेज, जैसे मास फ्रैक्शन बोल रहे हैं तो सेम आपके सेम ही होगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीछे। यानी आप जिस कंपोनेंट का भी आपके वेट परसेंटेज निकालना चाहते हो उसका वेट अपॉन टोटल वेट कर देंगे, ठीक है, तो ये आपके वेट परसेंटेज आ जाएगा। अब एक कंसंट्रेशन टर्म्स हमारी रह गई थी, मोल फ्रैक्शन, इसको भी देख लेते हैं अपन, मोलरिटी, मोललिटी और मोल
हाँ, एक कंसंट्रेशन टर्म्स हमारी रह गई थी मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन, सॉरी। इसको भी देख लेते हैं। देखो हमारे पास नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स दे रखी है, एक एक कंसंट्रेशन टर्म्स है मोल फ्रैक्शन। हिंदी में बोलते हैं मोल अंश, अंश बोल दो, प्रभाज बोल दो, भिन्न बोल दो, ये सब इसी के नाम है। मोल अंश, मोल प्रभाज, मोल भिन्न। किससे दिखाते हो आप इसको? एक्स से। किससे दिखाएंगे भाई? एक्स से। तो मोल अंश, मोल प्रभाज, मोल भिन्न क्या होते हैं? मान लो आपके पास यहाँ सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, और दोनों से मिलकर क्या बन गया? सॉल्यूशन। इसके मोल हमारे पास Na है, इसके मोल Nb है, तो सॉल्यूशन के मोल क्या होंगे हमारे पास? Na प्लस Nb, ये मोल हो गए। और मोल फ्रैक्शन की बात करें तो हम इसके मोल फ्रैक्शन हम x से मानते हैं, इसके x भी। तो इन दोनों के मोल फ्रैक्शन का जो सम आएगा, वो योग आएगा, वो कितने के बराबर आता है? 1 के बराबर आता है। तो हमें किसी भी कंपोनेंट के मोल अंश निकालने हैं, जैसे मुझे निकालने हैं बिले के मोल अंश, बिले के मोल अंश। तो मोल अंश कैसे निकलते हैं सुन लो, या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं? तो किसी भी घटक के आपको मोल फ्रैक्शन निकालने, मोल अंश निकालने, तो उस घटक के मोल बटे बिलियन के कुल मोलों का अनुपात ही क्या कहलाते हैं? उस घटक के क्या कहलाएंगे? मोल अंश। जैसे मुझे बिले के मोल निकालने हैं, तो बिले के मोल बटे बिलियन के कुल मोल, बिले के मोल बटे बिलियन के कुल मोल, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके बिले के मोल अंश कहलाएंगे। ऐसे ही मुझे यदि विलायक के मोल अंश निकालने, जिस भी घटक के मोल अंश निकालने हैं, उस घटक के मोल बटे बिलियन के कुल मोलों का अनुपात ही उस घटक के क्या कहलाते हैं? मोल अंश कहलाते हैं। जैसे विलायक के निकालने हैं, तो विलायक के मोल बटे बिलियन के कुल मोल। ठीक है, तो दोनों कंपोनेंट्स के आपके पास मोल फ्रैक्शन आ गए। जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके मोल फ्रैक्शन निकालने का सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास, उस कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स यूज में लेंगे। अब जितने भी कंपोनेंट हैं, उन सभी कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शंस का जो सम आता है, वो कितने के इक्वल आता है? 1 के। जैसे मैं एक्स ए और एक्स बी को जोड़ दूं, तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। एक्स ए की वैल्यू क्या है? Na अपॉन Na प्लस एन बी, और एक्स बी की वैल्यू क्या है? एन बी अपॉन Na प्लस एन बी। एलसीएम क्या आएगा? Na प्लस एन बी, यहाँ पे क्या आएगा? Na प्लस एन बी, ये कट जाएगा तो वैल्यू कितनी आई? 1। यानी बिलियन में सभी घटकों की मोल अंशों का योग कितने के बराबर आता है? 1 के। बिलियन में सभी घटकों की मोल अंशों का योग कितने के बराबर आएगा? 1 के बराबर आता है। यदि बिलियन में n घटक है, मान लो 2 घटक ना होकर n घटक यानी बहुत सारे हैं, एक्स ए है, एक्स बी है, एक्स सी है, प्लस डॉट 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 एक्स एन, यानी बहुत सारे घटक है, तो उन सभी घटकों की मोल अंशों का योग क्या आता है? 1 आता है। दूसरी बात, मोल फ्रैक्शन जो होती है या मोल अंश जो होते हैं, वो यूनिट लेस होते हैं, इनका कोई मात्रक नहीं होता, मात्रकहीन है, मात्रकहीन है। जैसे आपने मोलरता, मोललता और नॉर्मलता का देखा, मात्रक होता है, लेकिन इन तीनों का मात्रक नहीं होता। तो एक कंसंट्रेशन टर्म्स ये भी थी जो हमने देख ली। अब इसको हम पीडीएफ की फॉर्म में देख लेते हैं। देखो, देखो ये मोल फ्रैक्शन आ गए। तो आप डायरेक्ट देखो, डेफिनेशन तो पढ़ ही लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मुझे ए कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, मुझे ए कंपोनेंट के ए के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, ए के मोल अंश निकालने हैं, ए के मोल अंश निकालने हैं। क्या हो गया इसमें? चल कैसे नहीं रहा है ये? हम्म, हाँ, तो ए के मोल,
मोलों की संख्या आपको पता है, आपको मोल फ्रैक्शन निकालने हैं किसी भी कंपोनेंट्स के, तो किसी भी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, जैसे ए के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, तो ए के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो ये रहा फॉर्मूला, ए के मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। ठीक है, बी के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो बी के मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी किसी भी कंपोनेंट के आपको मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो उस कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। कैसे निकालते हैं ये तो आप सभी को पता है, उसका भार बटे अणुभार। ठीक है, वेट अपॉन मोलर मास। अब मैंने आपको बता दिया कि सभी घटकों के मोल अंशों का योग कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। एक्स ए प्लस एक्स बी इजिकल टू कितना होगा, 1 होगा। इसने मोल भी निकाल रखे हैं, ए के मोल निकालने हैं तो ए का भार बटे अणुभार, बी के मोल निकालने हैं तो बी का भार बटे अणुभार, टोटल मोल क्या होंगे, दोनों के मोल हो जाएंगे। मोल अंश निकालने हैं तो ये फॉर्मूला है जनरल, आप देख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, एक आता है मोल परसेंटेज, ये भी आपका एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं। मोल, अच्छा एक और बात, जो मोल फ्रैक्शन है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर से फ्री होती है। देखो, मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर से मोल फ्रैक्शन को किससे दिखाते हैं हम, एक्स, एक्स, और मोलेलिटी को एम दिखाते हैं एम से, स्मॉल एम से, ये दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। और नॉर्मलिटी और मोलेलिटी जो है ये दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मोल फ्रैक्शन जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। अब मोल फ्रैक्शन में आपके एक मोल परसेंटेज आता है। मोल परसेंटेज क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन जो निकल के आता है उसका 100 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या आ जाएगा आपके पास, मोल परसेंटेज। तो मोल परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला ये दे रखा कि मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज का आप कितने से गुणा कर दोगे, 100 से गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, मोल परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये न्यूमेरिकल दे रखा है 8 मोल अमोनिया 12 मोल जल युक्त 1 बिलियन है, तो इस सवाल को अगर हम देख लें एक बार, 8 मोल अमोनिया दे रखी है और 12 मोल जल दे रखा है, और आपके उसके मोल परसेंटेज निकलवा ले बाय द वे। तो मोल परसेंटेज सीधा सा है, देखो अमोनिया के मोल कितने दे रखे हैं, अगर अपन साइड में करें, अमोनिया के मोल कितने हैं हमारे पास, कितने मोल है, 8 मोल, और जल के मोल कितने हैं हमारे पास, 12 मोल, दोनों के मिला दें टोटल मोल कितने आ गए, 20 मोल, सीधा सा है। अब मुझे अमोनिया के मोल निकालने हैं, अमोनिया के मोल निकालने हैं, तो मोल फ्रैक्शन, सॉरी अमोनिया के मोल फ्रैक्शन निकालने, मोल प्रभार निकालने, तो अमोनिया के मोल बटे कुल मोल, और प्रतिशत निकालना है तो गुणा कितना कर देंगे हम, 100 से, सीधा सा हो गया, गुणा कितने से कर देंगे, 100 से, तो सीधा सा आपके पास हो जाएगा, ये आपके 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और 5 से इसे काटोगे तो कितना बार गया, 20, यानी कितना आ गया, 40%, कितना आ गया, 40%। अब एक चीज है, ये 40% आ गया ना, तो वाटर के मोल परसेंटेज ऑटोमेटिक आपके पास कितने आएंगे, 60% आएंगे, कितने आएंगे, 60%, क्योंकि टोटल कितना होता है 100%, तो ये 40 आ गया तो ये कितना आएगा, 60%। चाहो तो आप निकाल के भी देख सकते हो, आपको लगता है तो आप एक बार निकाल के देख लो। भाई वाटर के मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, तो वही वाटर के मोल कितने हैं, 12 अपन टोटल मोल कितने, 20 इंटू कितना कर दोगे, 100, ये 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, और ये 5 से काटो तो 5 दूनी 10, तो कितना आ गया, 60% आ गया। ठीक है, टोटल 100% होता है, तो ये आपके मोल परसेंटेज आ गया। छोटी छोटी कंसंट्रेशन टर्म्स और है, एक पार्ट्स पर मिलियन है, इसको भी देख लेते हैं। दो यूनिट और होती है, एक पार्ट्स पर मिलियन होती है और एक पार्ट्स पर बिलियन होती है, एक पार्ट्स पर मिलियन होती है और एक पार्ट्स पर बिलियन होती है। पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन कब यूज में लेते हैं, जब आपके पास विलेय की मात्रा क्या हो, बहुत कम हो। बिलियन में विलेय की मात्रा क्या हो, बहुत कम हो, बोल सकते हैं बिलियन कैसा हो, तनु बिलियन। दो वर्ड आते हैं, एक तनु बिलियन और एक आता है सांद्र बिलियन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन कब होगा, जब विलेय की मात्रा क्या हो, बहुत कम हो। उस स्थिति में हम कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन,
पीपीएम का। किसका यूज करते हैं? पीपीएम का। पीपीएम निकालने का तरीका वही होता है, बस 100 की जगह कितने का मल्टीप्लाई कर देते हैं? 10⁻⁶ का। कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? 10⁶ का। एक और आती है, और भी कम हो तो पार्ट्स पर बिलियन यूज करते हैं, पीपीवी, और उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 10⁹ का। पार्ट्स पर बिलियन में कितने का मल्टीप्लाई करते हैं? 10⁹ का। अब मैं फिर बोल रहा हूं, ये कंसंट्रेशन टर्म्स कब काम में ली जाती है? जब बिले बहुत कम मात्रा में हो, बिलियन में बिले की मात्रा बहुत कम मात्रा में हो, या बोल सकते हैं बिलियन क्या हो? अत्यंत तनु हो। तो इस कंसंट्रेशन टर्म्स का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है। मोलरता हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार आपको दिखा देते हैं, सीधा सा है, पूरा पढ़ चुके हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन। ठीक है। 1 बिलियन जिसकी मोलरता 1 हो तो इसे 1 मोलर बिलियन कहते हैं, ये ध्यान रखना है। 1 मोलर सॉल्यूशन कहेंगे। एक याद करने वाली बात बोलिए कि बिलियन की नॉर्मलता और मोलरता तापक्रम से के साथ क्या होती है? परिवर्तित होती है। तो मैंने पहले ही बता दिया, नॉर्मलिटी और मोलरिटी दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है। एक वर्ड आ गया आपके पास, कौन सा? मोलैलिटी। ये भी हम पढ़ चुके हैं। मोलैलिटी क्या होती है? 1 किलोग्राम विलायक है, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। मोललता बराबर विलेय के मोल बटे विलायक का भार। ठीक है। 1 बिलियन जिसमें 1000 ग्राम विलायक यानी 1 किलोग्राम में 1 मोल हो तो उसकी मोललता कितनी होगी? 1 होगी, और उसे 1 मोलल बिलियन कहेंगे। देखो, 1 मोलल बिलियन का मतलब अलग है और 1 मोलर बिलियन का मतलब अलग है। ये हम पढ़ चुके हैं। ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती है, ताप का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नॉर्मलता, देखो नॉर्मलता भी हम पढ़ चुके हैं। विलेय के 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। और नॉर्मलता बराबर क्या होता है? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन। और विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने का फॉर्मूला ये रहा, नॉर्मलता बराबर विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन। नीचे है फॉर्मूला। अच्छा, पूरा फॉर्मूला नहीं है, मैंने पीछे बता दिया, वहां से आप नोट कर लेंगे। पूरा फॉर्मूला जो होता है नॉर्मलिटी का, देखो मोलरिटी का तो ये था WA/1000 अपॉन MA/BML। ठीक है। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है WA/1000 अपॉन E/BML। ई तुल्यांक की बार है। और मोलरिटी का फॉर्मूला है आपके WA/1000 अपॉन MA/WB इंटू WB। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, और ये ग्राम में। तो ये तीनों फॉर्मूले आज हमने सांद्रता को व्यक्त करने वाली सारी इकाइयाँ देख ली है। कल हम इनके न्यूमेरिकल से देखेंगे। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।